Now we will cover the next topic hypertension और हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम तीन चीज़ें देख लेते हैं ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स रहती हैं उसकी वॉल पे जो ब्लड द्वारा फोर्स लगाया जाता है उसके अगेंस्ट, वॉल के अगेंस्ट ब्लड वेसल्स के, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। बीपी इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। नाउ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है? जब हार्ट बीट करती है तब जो आर्टरीज पर प्रेशर आता है हार्ट के बीट करने पे, वो होता है सिस्टोलिक। ठीक है, और डायस्टोलिक क्या होता है? हार्ट के बीट करने के बाद जो मिली सेकेंड्स का जो हार्ट रेस्ट लेता है, ठीक है, उस दौरान जो आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है वो होता है डायस्टोलिक। यानी दो बीट के बीच का जो रेस्ट रहता है हार्ट का, उस दौरान जो आर्टरी से प्रेशर आता है वो क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। ठीक है, प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले मेन टॉपिक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है, उसका लगातार जब भी बीपी नापे वो कितना है? 140/90 mm ऑफ Hg। ठीक है, ऐसी कंडीशंस नहीं रहनी चाहिए जब कि वो एक्सरसाइज करके आया हो या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत स्ट्रेस में हो, तब नॉर्मली बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, हमें जब भी बीपी नापना है तो वो नॉर्मल कंडीशन में नापना है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करके आया है तो हम 10-15 मिनट बिठाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका बीपी नापेंगे। नॉर्मल कंडीशन है, आसपास का एनवायरनमेंट नॉर्मल है, वो व्यक्ति नॉर्मल दिख रहा है, तब हम उसका बीपी नापते हैं। और एक से ज्यादा बार, एक ये नहीं कि हमने एक बार बीपी नापा और उसका इतना आगे तो हमने उसको हाइपरटेंशन के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं। हमें लगातार कुछ 2 या 3 बार एग्जामिन करना रहता है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल एनवायरनमेंट में, तब जाके अगर उसका 140/90 के आसपास बीपी आ रहा है तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हाइपरटेंशन के अंदर ये पेशेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 140/90 mm ऑफ Hg इज नॉन एज हाइपरटेंशन। कंडीशन क्या रहनी चाहिए? वही कि एटलीस्ट आपको 2 रिकॉर्डिंग तो रहनी चाहिए बीपी की, ऑन सेपरेट ओकेजन मस्ट बी टेकन। टाइप्स क्या है इसके? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या रहता है? असेंशियल हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं रहता। ठीक है, और सेकेंडरी क्या है? कोई बीमारी हुई उसके बाद उस व्यक्ति को क्या हो गया? हाइपरटेंशन हो गया, बीपी की बीमारी हो गई। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं? एक तो स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल कंजप्शन हुआ, एज के अकॉर्डिंग भी हाइपरलिपिडेमिया हुआ। ठीक है, या फिर सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा है, तब भी आपको उस व्यक्ति के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसकी एटियोलॉजी क्या रहती है? प्राइमरी तो हमने देख लिया कि हाँ इडियोपैथिक है। ठीक है, सेकेंडरी में कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जिससे हमें बीपी की शिकायत हो सकती है? सबसे पहले आते हैं रिनल कॉजेस, जिसमें आता है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हुआ, पॉलीसिस्टिक डिजीज हुआ, क्रोनिक रीनल डिजीज हुआ। ठीक है, एंडोक्राइनल में क्या हुआ? हाइपरथायरॉइडिज्म हुआ, एक्रोमेगेली, मिक्सेडिमा, कशिंग सिंड्रोम हुआ, और कार्डियोवेस्कुलर में इंक्रीज्ड इन इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कॉजेस कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट बढ़े रहने से भी आपको ऑब्वियस है बीपी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और न्यूरो में क्या देखने को मिलेगा? तो आपको साइकोजेनिक एक्यूट स्ट्रेस हुआ या फिर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर हुआ। ठीक है, ये जो एटियोलॉजी रहती है मेन, उसमें आपको क्या देखने को मिल सकता है? बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी का मैंने बस पॉइंट लिखा है कि हाँ इस वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, इन कारणों की वजह से। अगर आपको प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी चाहिए हाइपरटेंशन की, कि किस कारण से कौन से हार्मोन्स रहते हैं, कौन से क्या चीज़ काम करती है जिस वजह से प्रॉपर हाइपरटेंशन हमें आइडिया लगता है कि हाँ ये हो रहा है, तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी अगर प्रॉपर केवल पैथोफिजियोलॉजी चाहिए हो हाइपरटेंशन की। बाकी नॉर्मल हम देखें तो एक तो इंक्रीज्ड सॉल्ट एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, इम्पेयर्ड रास हुआ, और एक्टिवेशन ऑफ एसएनएस हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हुआ। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स में हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? जनरली पेशेंट को नहीं पता चलता अगर 130 140 के आसपास उसका बीपी आ रहा है,
ठीक है, तो पेशेंट नॉर्मल ही रहता है, ठीक है, उसे इतना पर्टिकुलर आइडिया नहीं लग पाता, लेकिन ज़रा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है तब पेशेंट्स में कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। सबसे पहला सिम्टम रहता है उसे हेडेक का, ठीक है, सुबह उठते ही वो हेडेक की शिकायत करेगा कि मेरा लगातार सर दर्द हो रहा है। काफ मसल्स में क्रैम्प आएंगे, वर्टाइगो जिसमें चक्कर की शिकायत करेगा कि चक्कर आ रही, बेचैनी रहेगी उसे, ठीक है। सीवियर केसेस में क्या रहेगा, अल्टर्ड विजन रहेगा, डिस्टर्ब स्लीप रहेगा और टिनिटस रहेगा, ठीक है। मतलब आवाज ना होते हुए भी उसे एक बिल्कुल बीप जैसा साउंड रहता है ना, वो उसे कानों में सुनाई देगा, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल से क्लिनिकल फीचर्स हुए। इसके अंदर दो क्लासिफिकेशंस आते हैं, एक तो WHO का जो भी हम आगे देखेंगे, और ये था JNC क्लासिफिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और आपको ये एग्जाम में लिख के आना होता है, ठीक है। तो JNC एक क्लासिफिकेशन क्या है, जॉइंट नेशनल कमिटी, ठीक है। अब इसमें इसने क्या स्टेजेस बता रखी हैं कि हाँ आप इस कंडीशन में इसको हाइपरटेंशन 1 में ले सकते हो, हाइपरटेंशन 2 यानी सीवियर कंडीशन में ले सकते हो। नॉर्मल तो क्या है 120 और 80, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मतलब कितना होना चाहिए, 120 से कम और 80 से कम रहना चाहिए। प्री हाइपरटेंसिव में सीधी सी बातें संख्या में ध्यान रखनी पड़ेगी, तो 120 से 139 के बीच का जो ड्यूरेशन मतलब जो नंबरिंग रहेगा, ठीक है, वो किस में जाएगा, प्री हाइपरटेंसिव में जाएगा, ठीक है। और 80 to 89 डायस्टोलिक जो रहेगा वो प्री हाइपरटेंसिव में जाएगा। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में हम क्या बोलेंगे, एक तो 140 to 159, ठीक है, और डायस्टोलिक कितना रहेगा 90 to 99 रहेगा। स्टेज 2 या हाइपरटेंशन थोड़ा सीवियर बोल सकते हैं हम कि 160 या 160 से ज्यादा और 100 या 100 से ज्यादा डायस्टोलिक और 160 या 160 से ज्यादा सिस्टोलिक में हम क्या बोल सकते हैं कि ये सीवियर पेशेंट है हाइपरटेंशन का, ठीक है। उसमें मतलब ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है जल्दी में जाके उसके ऑर्गन कोई डैमेज होने को हमें देखने को मिले, ठीक है। तो ये हमारा JNC क्लासिफिकेशन रहा जो हमें मेनली ध्यान रहना चाहिए और एग्जाम में हमें लिख के आना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं WHO क्लासिफिकेशन, ठीक है। WHO क्लासिफिकेशन में उसने क्या बोल रखा है, स्टेज 1 में क्या है, सिर्फ BP इंक्रीज हुआ है, इसमें पर्टिकुलर कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। स्टेज 2 में क्या रहता है, कोई ना कोई एक ऑर्गन डैमेज की शिकायत रहेगी कि या फिर होने वाला होगा। स्टेज 3 में क्या है, ऑर्गन डैमेज हो चुका है और उसके क्या आने लग जाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या देखेंगे, इन्वेस्टिगेशंस में हम देखेंगे एम्बुलेटरी बीपी। एम्बुलेटरी बीपी क्या होता है, विद इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे के अंदर हम लगातार एक तरीके से दिन में, ठीक है, मतलब दिन के टाइम में हम 15 से 30 मिनट के अंदर बीपी लेते हैं, ठीक है, और नाइट में 30 से 60 मिनट, यानी 24 घंटे में आपको उस व्यक्ति का हर 15 से 30 मिनट में या 1 घंटे में क्या लेना होता है, बीपी लेना होता है। और उस बीपी में अगर वो जो हमने नंबरिंग देखी उसमें वो पेशेंट आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग हम उसको स्टेज देते हैं कि हाँ ये हाइपरटेंशन का रोगी है या नहीं है। तो सबसे पहले देखा हमने एम्बुलेटरी बीपी। लिपिड प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है, भी जैसे हमने देखा था हाइपरलिपिडीमिया देखा था, ठीक है। ECG शोज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इस वजह से होती है क्योंकि लगातार हाई प्रेशर के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, लगातार हाई प्रेशर की वजह से। तो हमें ECG में ये देखने को मिलेगा, ऑसिपिटल हेडेक देखने को मिलेगा, ठीक है, और चेस्ट एक्सरे में हमें मेनली क्या देखने को मिलता है, कार्डियोमेगली देखने को मिलता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, अगर देखो स्टार्टिंग है कि हाँ नया नया उसका हाइपर बीपी बढ़ना शुरू हुआ है तो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट वगैरह से हम उसे वापस नॉर्मल ला सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ, ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग क्या होता है, एक तो आप नॉर्मल पेस पे चलते हो, ठीक है, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग में क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल स्पीड है उससे आपको तेज स्पीड में चलना होता है फॉर 30 to 45 मिनट्स, ठीक है। सोल्ट इंटेक हम डिक्रीज कर देंगे, अल्कोहल स्मोकिंग हम रोक देंगे, ठीक है। अब आता है फर्स्ट लाइन ड्रग, इसकी हमें दवाइयां याद रहनी चाहिए, ठीक है, कि हम कौन कौन सी कॉमन बीमारी है तो इसकी कॉमन हमें दवाइयां भी याद रहनी चाहिए। ABCD से हम ध्यान रखेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग्स में। ए से आता है AC इनिबिटर एम्लोडिपिन, ठीक है। बीटा ब्लॉकल में आया एटिनोल या मेटाप्रोलोल आया,
ठीक है। कैल्शियम एंटागोनिस्ट में आया निफेडिपिन आया 10 to 20 mg के अंडर जो आती है, और डायरेटिक्स देंगे उसे, थायाजाइड्स देंगे या फिर फ्रोजेमाइड देंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग रहा हाइपरटेंशन का। सेकेंड लाइन ड्रग में क्या रहता है, कॉम्बिनेशन देते हैं हम। कि सीवियर पेशेंट है, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं ड्रग्स का, जिसमें वही कैल्शियम या बीटा ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन दे दिया, एसी इनहिबिटर या थायराइड डायरेटिक का कॉम्बिनेशन दे दिया, फिर बीटा ब्लॉकर या थायराइड डायरेटिक का कॉम्बिनेशन दे दिया। ठीक है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम मेनली क्या देते हैं, तो निफेडिपिन देते हैं 5 mg सब लिंगुअल रखने के लिए, मतलब जीभ के नीचे इस मेडिसिन को हम रखवा देते हैं। अगर बहुत अचानक से उसका बीपी बढ़ा हुआ है, पेशेंट बेहोश होने वाला है, कॉन्शियस नहीं है, उसका ओरिएंटेशन कॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस होने वाला है, तब हमें क्या देते हैं, निफेडिपिन देते हैं, और इंजेक्शन क्या लगाते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड लगाते हैं। ठीक है। अब हाइपरटेंशन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, वो तो हमने देख लेंगे, ऑर्गन डैमेज होंगे, तो पर्टिकुलर हम ऑर्गन्स देख रहे हैं कि सबसे पहले किस किस पे क्या क्या प्रेशर आता है और कौन कौन से ऑर्गन डैमेज होते हैं। आते हैं कार्डियक पे, आपको कार्डियोमेगेली देखने को मिलेगी, या हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन देखने को मिलेगा। सीएनएस में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी या कोमा में जा सकता है वो पेशेंट। ठीक है। किडनी से रिलेटेड क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी और रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। आईज में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और ब्लड वेसल्स में हमें आर्थरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। तो ये हमने टॉपिक कवर किया हाइपरटेंशन। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के साथ हम मिलते हैं।